नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। वन नेशन वन इलेक्शन को मिली कैबिनेट की मंजूरी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बना था पैनल। 2014 से सरकार के मैनिफेस्टो में शामिल है ये प्लान। दक्षिणी राज्य आर्थिक विकास के मामले में पूरे भारत से आगे। पश्चिम बंगाल में गिरावट दर्ज। ईएसी पीएम ने जारी किया वर्किंग पेपर। और मोहना सिंह एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में रचा इतिहास। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है तेजस। आइए शुरू करें। नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार ने 100 दिन से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई। गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकार की योजना इस कार्यकाल के खत्म होने से पहले एक देश एक चुनाव को लागू करने की है। इसके बाद यूनियन कैबिनेट की तरफ से भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। देखिए, एक देश एक चुनाव वर्तमान सरकार के मैनिफेस्टो में 2014 से ही है। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बात को फिर से दोहराया था। सितंबर 2023 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया था। पैनल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसमें विशेष अतिथि सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। पैनल ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में सौंपी। इस पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने के लिए फेज्ड अप्रोच अपनाई जा सकती है। मतलब ये कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। वहीं 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं सरकार गिरने के केस में बचे हुए कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। पहली बार एक साथ चुनाव कराने के लिए राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ सिंक्रोनाइज्ड कराने की बात की गई है। पैनल ने अनुच्छेद 325 में संशोधन की भी सिफारिश की है, जिससे भारत का चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर एक सिंगल इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड तैयार कर सके। पैनल ने तकरीबन 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिसमें से ज्यादातर में राज्य विधानसभाओं की सिफारिश की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा से मतलब है कि देश भर में लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक ही समय में कराना। देश भर में तीनों स्तरों के चुनाव अलग अलग वक्त पर होने से प्रशासनिक तंत्र पर बोझ और वित्तीय खर्च भी ज्यादा होता है। साथ ही नेता वर्ग चुनावी कार्यों में ज्यादा उलझे रहते हैं और लोक कल्याण के कार्यों में वक्त कम दे पाते हैं। विधि आयोग के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने से वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। दरअसल लोगों के लिए एक ही बार में वोट करना आसान होगा। सरकार भी प्रशासन पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। चुनावी मोड होने के चलते नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं। साथ ही सिक्योरिटीज फोर्सेज पर बार बार चुनावी ड्यूटी का बोझ भी कम होगा। इन लाभों के अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान भी बताए जाते हैं। इस अवधारणा को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी, जो कि बहुत आसान नहीं है। दूसरा, चुनाव एक साथ होने से क्षेत्रीय मुद्दों को तवज्जो नहीं मिल पाएगी। सरकार के प्रयास और घोषणा से लग रहा है कि 2029 के चुनावों में देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा लागू हो सकती है। इस पर आपके क्या विचार हैं? आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्किंग पेपर जारी किया है। पेपर को रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स 1960-61 टू 2023-24 नाम दिया गया है। इसके मुताबिक 1960-61 से 2023-24 के दौरान पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों ने पूरे भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र और गुजरात का आर्थिक मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल में इस मामले में लगातार गिरावट देखी गई है। पश्चिम बंगाल 1960-61 के दौरान भारत की जीडीपी में 10.5% की हिस्सेदारी रखता था, जो कि 2023-24 में घटकर 5.6% के करीब पहुंच गई है। 2023-24 में 5 दक्षिणी राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु भारत की जीडीपी में 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा की उच्च रही और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम दर्ज की गई है। 2023-24 में दिल्ली की सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय 250.8% थी, जो दिखाता है कि औसत आय देश के औसत से 2.5 गुना अधिक थी। 1960-61 में राजधानी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के 218.3% के साथ सबसे ज्यादा थी।
इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 1960 के दशक से राष्ट्रीय औसत से ऊपर बनी हुई है। वहीं 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 160.7% और महाराष्ट्र की 150.7% है। केरल इकलौता दक्षिणी राज्य है जिसने देश की जीडीपी की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की है। 2000-2001 के दौरान 4.1% की हिस्सेदारी के साथ 2023-24 में यह आंकड़ा 3.8% तक आ गया है। मैंने खबर की शुरुआत में बताया था कि ये वर्किंग पेपर EAC-PM के द्वारा जारी किया गया था। EAC-PM एक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। यूनियन कैबिनेट ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें वीनस ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के विकास जैसी पहलों को मंजूरी मिली है। वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण पर फोकस करेगा। साथ ही इसके घने वायुमंडल की जांच करके व्यापक जरूरी डेटा को कलेक्ट करेगा। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि यह शाम को पश्चिम में और सुबह के वक्त पूर्व दिशा में दिखाई देता है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह बुध के बाद आने वाला दूसरा ग्रह है। जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा है, लेकिन शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह का दर्जा भी हासिल है। इसकी सतह का तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। वहीं चंद्रयान 4 में चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर वापस लौटने की तकनीक विकसित की जाएगी। साथ ही ये मिशन चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS के जरिए भारत अंतरिक्ष में वैज्ञानिक शोध के लिए अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार करना चाहता है। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। यूएसए की लीडरशिप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS और चीन का तियानगोंग। वहीं 2028 में BAS के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करने की योजना है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने एक बार फिर से इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाया। दरअसल हाल ही में जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई थी। इस तरंग शक्ति एक्सरसाइज में मोहना सिंह LCA तेजस उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बन गई। आपको बता दें कि मोहना सिंह LCA तेजस का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हो गई हैं। खास बात यह है कि इस एक्सरसाइज को आर्म्ड फोर्सेस द्वारा मेक इन इंडिया का समर्थन करने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। इस एक्सरसाइज में अमेरिका, ग्रीस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों सहित दुनिया के टॉप एयर फोर्सेस ने अपने टॉप लेवल के लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह की इस उपलब्धि ने फिर से इस बात पर मुहर लगा दी कि इंडियन एयरफोर्स जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना डेडिकेटेड है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा 2016 में महिलाओं के लिए लड़ाकू विमान सेक्टर के दरवाजे खोले गए थे। तब से इंडियन एयरफोर्स में लगभग 20 महिला लड़ाकू पायलट शामिल हो चुकी हैं। वहीं मोहना सिंह के साथ स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत और स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी भी भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में गिनी जाती हैं। चलिए अब जिस फाइटर प्लेन के जरिए मोहना सिंह ने ये इतिहास रचा उसकी भी बात करते हैं। देखिए, LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना भारत सरकार द्वारा 1984 में शुरू की गई थी। इसका मकसद धीरे धीरे पुराने हो चुके MiG-21 फाइटर प्लेन की जगह हल्के इंडियन एयरक्राफ्ट को लाना था। 1984 में भारत सरकार ने LCA कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA की स्थापना की। इस प्रकार तेजस फाइटर प्लेन को ADA द्वारा डिजाइन किया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाता है।
तेजस की खूबियों की बात करें तो ये अपनी कैटेगरी में सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। यह 1.8 मैक की अधिकतम स्पीड पकड़ सकता है। ये 4000 किलोग्राम तक का अधिकतम पेलोड ले जा सकता है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। फिलहाल तेजस के 3 प्रोडक्शन वेरिएंट हैं, तेजस मार्क 1, मार्क 1A और तेजस ट्रेनर या लाइट अटैक एयरक्राफ्ट। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्लू वाटर पॉलिसी। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय शक्ति थे। भारत में कई सारी चीजें पुर्तगालियों की ही देन है। इनमें से एक है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे पहले पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा शुरू किया गया था। उसने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के मकसद से ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मकसद सिर्फ व्यापार पर नियंत्रण नहीं था, बल्कि समुद्रों पर संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना था। इसका मतलब था कि पुर्तगाली शक्तियां केवल भूमि पर युद्ध करने के बजाय समुद्र में भी लड़ाई लड़ेंगी और समुद्र के रास्तों को नियंत्रित करेंगी। इस नीति के जरिए उन्होंने अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरबों और अन्य यूरोपीय शक्तियों को समुद्री व्यापार से दूर रखने की कोशिश की। पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट पर कई बंदरगाहों पर अपनी शक्ति स्थापित की, जिससे वे न केवल भारत बल्कि अफ्रीका और एशिया के अन्य हिस्सों में भी व्यापार कर सकें। उन्होंने गोवा, दमन और दीव जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा किया, जो बाद में भी उनके भारत में लंबे समय तक रहने के महत्वपूर्ण केंद्र बने रहे। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। चेन्नई में आपदा प्रबंधन से संबंधित 2 दिवसीय टेबल टॉप अभ्यास AIKYA यानी एकेया की शुरुआत हुई। इसका मकसद आपदा से निपटने की बेहतर तैयारी और प्रमुख हितधारकों को सहयोग देना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस सिंपोजियम में केंद्र सरकार और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी के प्रमुख हितधारक एक मंच पर आएंगे। इसमें सिमुलेशन, उभरती टेक्नोलॉजीज और आपदा प्रबंधन की विभिन्न भूमिकाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग, चक्रवात और हाल की आपदाओं जैसे समकालीन मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति को रोकने के तरीकों पर चर्चा होगी। भारत ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन 19 से 21 सितंबर के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन का आयोजन FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण कई इनोवेशन का शुभारंभ होगा, जैसे फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स और फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम 2.0 के लिए वेबसाइट इत्यादि। इस मौके पर FSSAI राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 भी पेश करेगा। इस समिट का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित हुआ था। लेबनान के कुछ हिस्सों में सैकड़ों हैंडहेल्ड पेजर्स एक साथ फट गए। इसमें कम से कम 9 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पेजर कोई विस्फोटक उपकरण नहीं है, ये एक छोटी सी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे बीपर भी कहते हैं। इसे छोटे संदेश या अलर्ट प्राप्त करने और ऐसे ही छोटे संदेश भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादातर पेजर बेस स्टेशन या सेंट्रल डिस्पैच से रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए संदेश प्राप्त करते हैं। पेजर डेडिकेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर संदेश प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसकी रेंज इस्तेमाल की गई फ्रीक्वेंसी बैंड और पेजिंग नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र पर निर्भर करती है। हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू दिवस मनाया जाता है ताकि बैम्बू के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये दिन बैम्बू के चिकित्सीय और व्यावहारिक उपयोगों को भी उजागर करता है। आधिकारिक तौर पर इस दिन की स्थापना 2009 में बैंकॉक, थाईलैंड में 8वें वर्ल्ड बैम्बू सम्मेलन में की गई थी, जिसका लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों ने समर्थन किया था। बैम्बू दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे संगीत, उपकरण, कला और निर्माण सामग्री। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन इसके संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने चीन को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। भारत और चीन के बीच ये मुकाबला 3 क्वार्टर तक बराबरी पर रहा था, लेकिन चौथे क्वार्टर में भारत के लिए जुगराज सिंह ने गोल करके टीम इंडिया को चीन पर खिताबी बढ़त दिला दी, जो जीत में तब्दील हुई। यह जीत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम की 5वीं जीत है। आपको बता दें कि एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण 2011 में खेला गया था। इसके उद्घाटन टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने हिस्सा लिया था।
इसका पहला खिताब भारत ने जीता था और 2018 में भारत पाकिस्तान इसके संयुक्त विजेता रहे थे। इसके अलावा 2011 से भारत और पाकिस्तान ही इस ट्रॉफी को जीतते आ रहे हैं। केवल एक बार दक्षिण कोरिया ने 2021 में इस खिताब को जीता। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स 1960-61 टू 2023-24 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया वर्किंग पेपर है? नीति आयोग, लोक लेखा समिति, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकारी परिषद या फिर वित्त मंत्रालय? अगला प्रश्न है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 5वीं बार जीत हासिल की? पाकिस्तान, मलेशिया, चीन या फिर सिंगापुर? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न और उनके जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से फेज आउट करने के मुद्दे से संबंधित है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर नागोया प्रोटोकॉल? सही जवाब है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न था, सुभद्रा योजना को किस राज्य की महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा या फिर तेलंगाना? सही जवाब है ओडिशा यानी विकल्प सी। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।